बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है 2021 का, ठीक है, उसी के क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन के बारे में। और बेसिकली ये जो वीडियो है वो इवनिंग शिफ्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसके सॉल्यूशन के बारे में है, उसकी आंसर की के बारे में है, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जुड़ सकें और उन्हें भी पता चल सके कि वो जो एग्ज़ाम करके आए हैं पॉलिटिकल साइंस का उसमें उनके कितने मार्क्स आ सकते हैं। और वीडियो ख़त्म होने के बाद सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएंगे कि मेरे द्वारा बताए गए जो आंसर्स हैं उसके अलावा वो कितने आंसर ठीक करके आए हैं, यानी कि उनके कितने नंबर आ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन पेपर का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ से देख सकते हैं आप कि नंबर ऑफ पेजेस 16 है, इवनिंग शिफ्ट का है, मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 40 हैं और टाइमिंग है 90 मिनट की, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आएगा हमारा सेक्शन ए, ठीक है, यानी कि खंड का, जिसमें आपको कुल 20 प्रश्न करने हैं 24 में से। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई थी। बहुत आसान सा प्रश्न है, कब तैनात की गई थी। लाइव सेशन में बताइए सभी बच्चे अपना आंसर। क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की गई। ऑप्शन नंबर सेकेंड 1962 में सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, 1914 से 1918 के बीच कौन सा युद्ध हुआ था। ये तो बहुत ही आसान सा युद्ध था, क्या पूछ दिया गया, प्रथम विश्व युद्ध। ऑप्शन सेकंड ठीक है, सॉरी ऑप्शन थर्ड ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हिरोशिमा पर गिराए गए जो गुप्त बम थे इनका क्या नाम था। जो हिरोशिमा, देखिए अमेरिका ने दो शहर थे जापान के, हिरोशिमा और नागासाकी। तो इसमें सिर्फ हिरोशिमा के ऊपर पूछा गया है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लिटिल बॉय उसका नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर फोर, शीत युद्ध किन दो महाशक्तियों के बीच था। ये भी कोई पूछने वाली बात है, कितना आसान सा उत्तर हो जाएगा इसका, ऑप्शन सेकंड, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। अगला क्वेश्चन नंबर फाइव, 15 गणराज्यों को मिलकर बनाए गए देश का नाम बताइए। सॉरी यहाँ पे है कि 15 गणराज्यों को मिलाकर बनाया गया जो देश था उसका नाम बताइए। बहुत ही आसान सा है, सोवियत संघ। अगला क्वेश्चन नंबर सिक्स है, रूसी क्रांति कब हुई थी। रूसी क्रांति पूछी जा रही है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 1917 में हुई थी। कब हुई थी, 1917 में। ऑप्शन फर्स्ट ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन है, सोवियत संघ के विघटन के मतलब सोवियत संघ का जो विघटन हुआ उसमें केंद्रीय भूमिका निभाने वाले नेता कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा मिखाइल गोर्बाचेव थे। कौन थे, मिखाइल गोर्बाचेव। दोस्तों मैं आपको बहुत ही जल्दी जल्दी आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान से प्रश्न और इनमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है नहीं, और जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी मैं वहाँ पे आपको बताऊँगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी। जून 1980, जून 1970, जून 1975 या जून 1990। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जून 1990। ये चैप्टर नंबर सेकंड में जो आपकी डेट्स दी गई हैं एक स्रोत में, वहाँ पे देखिएगा, आपको वहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कहाँ से हुई थी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ट्यूनीशिया, अफ्रीकी महाद्वीप के एक छोटे से देश ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग यानी कि अरब की क्रांति स्टार्ट हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है। ये भी बहुत आसान सा प्रश्न है, एंटोनियो गुटेरेस। कौन है, एंटोनियो गुटेरेस। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, अटलांटिक चार्टर 1942 पर डैश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बीच हस्ताक्षर किए गए। अब ये कौन थे, हमें ये बताना है। तो देखिए जब आप बुक खोलेंगे, चैप्टर नंबर 6 है आपका यूएनओ वाला, तो वहाँ पे देखिए अमेरिका और ब्रिटेन लिखा है, ठीक है। तो अमेरिका और ब्रिटेन तो यहाँ पे है नहीं, तो यहाँ पे क्या है, यूएसए और ब्रिटिश है। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है, अटलांटिक चार्टर पर 1942 में किसने हस्ताक्षर किए थे, यूएसए और ब्रिटिश ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, भारत कब संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। ये बहुत ही आसान सा प्रश्न था, भारत कब शामिल हुआ था। अक्टूबर का मंथ है, इसी से आप मतलब कि मैंने अपने वीडियो में बताया था कि भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ में कब शामिल हुआ था,
अक्टूबर 1945 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अक्टूबर 1945। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन नंबर 13, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई? जो यूनिसेफ है, ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1946 में। ठीक है। अगला बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। स्वतंत्रता आंदोलन में कौन से नेता थे जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता था सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन नंबर 17, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? 16 पूछ रहा है गृह मंत्री। महात्मा गांधी, डॉक्टर अम्बेडकर, पंडित नेहरू या फिर सरदार पटेल? तो इसका सही आंसर है सरदार पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, विभाजन के पश्चात किस रियासत ने भारत एवं पाकिस्तान दोनों में शामिल होने से मना कर दिया? ऐसी कौन सी रियासत थी? तो वो रियासत थी हैदराबाद, जिसने अपने आप को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया था और बोला था कि हम भारत या पाकिस्तान किसी में भी सम्मिलित नहीं होंगे। तो ऑप्शन ए ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 18, राज्य पुनर्गठन कानून कब लागू किया गया? राज्य पुनर्गठन जो कानून है वो कब लागू किया गया? 1956, 81, 80 या फिर 90? तो इसका सही आंसर है 1956 में यह लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 19, योजना आयोग के स्थान पर अब कौन सा आयोग कार्यरत है? योजना आयोग की समाप्ति के बाद कौन सा आयोग कार्य कर रहा है? राष्ट्रीय विकास आयोग, राज्य विकास आयोग, भारत विकास आयोग या फिर नीति आयोग? तो आपको पता है योजना आयोग के बाद कौन सा आयोग कार्य कर रहा है? नीति आयोग। ऑप्शन डी आपका ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूहों की तरफदारी करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गरीब और पिछड़े जो सामूहिक लोग हैं, सामूहिक लोग हैं, उनकी तरफदारी करने वाले लोगों को वामपंथी लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? वामपंथी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जो विदेश नीति है, इसके 3 बड़े उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो भैया ऑप्शन नंबर है 3, साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना, ये असत्य है। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव कहाँ पर पड़ी थी? बांडुंग सम्मेलन, सिडनी सम्मेलन, नई दिल्ली सम्मेलन या फिर एशिया संबंध सम्मेलन? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी बांडुंग सम्मेलन में। ठीक है। ऑप्शन ए आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, धार्मिक नेता जो कि दलाई लामा थे, इनका संबंध किस देश से है? तो आपको पता है कि ये तिब्बत से भारत में आए थे शरण लेने के लिए। तो ये किससे संबंधित हो जाएगा? चीन। चीन की राजधानी क्या है? तिब्बत। तो ये तिब्बत से संबंधित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में परमाणु परीक्षण कब किया गया था? देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि भारत में पहला परमाणु परीक्षण किया गया है। अगर ये पूछा जाए कि मतलब भारत ने सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया, तो ये आप बोलेंगे 1998। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पहला परमाणु परीक्षण, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1974। ठीक है। चलिए अभी तक के बच्चों जो 24 प्रश्न मैंने आपको समझाए हैं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और अभी तक आप बताइए कि इन 24 प्रश्नों में से आप कौन कौन से सही करके आए हैं, यानी कि 24 प्रश्नों में से आपके कितने सही आपने किए हैं। और अगर अभी तक आपने इस लाइव सेशन को अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर किया है तो शेयर कर दीजिए भाई, क्योंकि इससे उन्हें भी पता चल जाएगा कि उनकी क्या तैयारी थी और वो कितना एग्ज़ाम अपना सही करके आए हैं। ठीक है। तो 24 क्वेश्चन यहाँ पे ऑलरेडी हमारे कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि होगा हमारा सेक्शन नंबर बी। सेक्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 25 है, कोरिया संकट का काल पहचानिए। यानी कि कोरिया संकट जो है वो कब से कब तक चला था? ठीक है। 1950 से 53, 1950 से 54, 40 से 43 या फिर 80 से 84? तो कोरिया संकट का जो काल था वो 1950 से 1953 था। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा काल
साम्यवादी चीन का सोवियत संघ से अनुबंध का समय था। ठीक है, तो जब भारत और चीन का जो 1961 में युद्ध हुआ था, ठीक है, उसी के संबंध में जो चीन और सोवियत संघ था उसके बीच में अनुबंध बनी हुई थी। तो 1960 के दशक को हम बोलेंगे। ठीक है, 1960 के दशक में सोवियत संघ और चीन के बीच में अनुबंध का समय बना हुआ था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है कि जर्मनी की दीवार किस वर्ष खड़ी की गई। बेसिकली ये बर्लिन की दीवार के संदर्भ में प्रश्न है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, 1961। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था। प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कब हुआ था, 1951, 81, 61 या फिर 91। तो ये हुआ था 1961 में, ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन हैं। निकिता खुश्चेव, व्लादिमीर लेनिन, मिखाइल गोर्बाचेव या फिर जोसेफ लेनिन। तो बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के जो संस्थापक हैं, ये एक स्रोत में आंसर दिया हुआ है जो कि थे व्लादिमीर लेनिन। ठीक है, ऑप्शन बी आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, 21वीं सदी ने डैश देशों में लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण के लिए नए विकास का उदय देखा। तो देखिए इसका बच्चे मैंने बहुत आंसर ढूंढा लेकिन मिला नहीं मुझे ढूंढने पर भी, लेकिन इसका जहाँ तक मुझे आंसर लगता है, क्योंकि 21वीं सदी में दक्षिण एशिया के जितने भी देश थे, ठीक है, इन्होंने ही लोकतंत्र और लोकतंत्रीकरण को बढ़ावा दिया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है, मैं जो जानना चाहूँगा ऐसा इस क्वेश्चन के आंसर में, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण एशियाई देशों ने। ठीक है, हालांकि ये इसके लिए मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये मेरी तरफ से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इसका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। आपकी तरफ से क्या है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, अब देखिए यहाँ पे है, अरब स्प्रिंग की शुरुआत कब की गई। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, 2010 में अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ये कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई है। ये बेसिकली आपका जो 3rd चैप्टर है, ठीक है, उसमें से लिया गया है। तो कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा निम्न में से किसे दी गई थी। तो इसका सही आंसर है, प्रथम खाड़ी युद्ध को कंप्यूटर की संज्ञा दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 33, विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय कहाँ पर है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन ए आपका ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 34 में अभिकथन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष की स्थापना जो है वो 1946 में की गई। कारण, अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष का काम दूसरे विश्व युद्ध में अनाथ हुए बच्चों को सहायता के लिए धन एकत्रित करना था। धन एकत्रित करना भी था, भोजन पहुंचाना भी था, बहुत सारे कार्य थे इसके। तो अभिकथन भी ठीक है और कारण भी ठीक है। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है कि अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका ठीक है। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 35, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान संगठन सांस्कृतिक संगठन का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में। ये वाला ऑप्शन ठीक है, अभिकथन ठीक है। कारण, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन का उद्देश्य सामाजिक सेवा करना है। तो बेसिकली ये जो है वो यूनिसेफ के बारे में यहाँ से पूछा जा रहा है। तो यूनिसेफ जो है वो वैश्विक स्तर पर शांति, सहयोग, इसको बढ़ावा देता है। ठीक है, उसमें किसी भी तरह से सामाजिक सेवा करना नहीं बताया गया है। ठीक है, तो मैं जो इसका सही आंसर अगर मेरे से मतलब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कि अभिकथन तो सही है लेकिन इसका जो कारण है वो गलत है, क्योंकि जो ये यूनिसेफ जो है इसका उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर शांति स्थापना और विकास को बढ़ावा देना, लेकिन यहाँ पे सामाजिक सेवा करने को कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सामाजिक सेवा जो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया ये गलत है और ऑप्शन जो डी है कि अभिकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सही होगा। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताइएगा लाइव सेशन में कमेंट बॉक्स में। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 36, भारत की केंद्र सरकार ने डैश में पुनर्गठन आयोग बनाया था। यानी कि भारत की केंद्र सरकार ने
डैश में राज्य पुनर्गठन आयोग जो था वो बनाया था। कब बनाया था? 1953, 56, 47 या फिर 50। तो इसका सही आंसर है 1953 में से बनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 37। अभिकथन, अभिकथन क्या कहता है कि स्वतंत्रता सेनानियों ने तय किया था कि आज़ादी के बाद देश का शासन लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा चलाया जाएगा। अभिकथन ठीक है। कारण 15 अगस्त 1947 के बाद देशों में लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था। तो दोनों कथन ठीक है, मतलब अभिकथन भी ठीक है और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए जो है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट आपका यहाँ पर ठीक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है। ये भी अभिकथन और कारण से संबंधित है। अभिकथन कहता है कि 1920 में कांग्रेस नागपुर अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के सिद्धांत को मान लिया गया। ठीक है, उसके बाद है आज़ादी के तत्काल बाद भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर दिया गया। अब देखिए आज़ादी हमें कब मिली थी? 1947 में। और भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया जाना शुरू हुआ था? 1956 के बाद। हाँ, तो हम ये कह सकते हैं कि आज़ादी के तत्काल बाद यानी कि 4 से 5 साल के बाद ही जो राज्यों का पुनर्गठन था वो भाषा के आधार पर किया जाने लगा। तो इसका सही आंसर मेरी तरफ से जो होगा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ठीक होगा ए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है। महात्मा गांधी ने 15 अगस्त 1947 के दिन आज़ादी के किसी भी जश्न में भाग नहीं लिया। अभिकथन ये कहता है। कारण है कि सांप्रदायिक हिंसा से गांधी जी के मन पर गहरी चोट लगी थी। तो कारण भी ठीक है और अभिकथन भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 39 क्वेश्चन का सही आंसर यहाँ पे बनता है। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40। अब 40 में यहाँ पे देखिए क्या है। अभिकथन कहता है कि ब्रिटिश इंडिया 2 हिस्सों में था। एक हिस्से में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे तो दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े। कारण भारत में 565 देसी रजवाड़े थे। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। अब देखिए इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा, अभिकथन और कारण, ये दोनों ही सही हैं और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर इसका सही आंसर बनता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 41। अब देखिए बहुत ही सिंपल से प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। धुरी राष्ट्रों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है? धुरी राष्ट्रों में कौन सा शामिल नहीं है? तो इटली, जापान और जर्मनी ये तो शामिल है, लेकिन USSR ये धुरी राष्ट्रों में शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 42। सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त नामक शब्द का प्रयोग किया है? लेनिन, स्टालिन, खुश्चेव या फिर गोर्बाचेव? तो इसका सही आंसर है गोर्बाचेव के द्वारा पेरेस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्त शब्द का उपयोग किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का एक उत्तम उदाहरण किसे माना जाता है? पूंजीवाद और समाजवाद के बीच विभाजन का उदाहरण किसे माना जाता है? तो इसे कहते हैं बर्लिन की दीवार। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 44 है। अब यहाँ पे देखिए ये जो है अरब और इजराइल युद्ध से पूछा गया है। अभिकथन कहता है कि 1973 में अरब इजराइल युद्ध हुआ था। ये कथन ठीक है। कारण अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि की थी, इसीलिए अरब और इजराइल का युद्ध हो गया था। तो इसका जहाँ तक बच्चों मुझे सही आंसर लगता है वो लगता है मुझे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका मुझे ऑप्शन नंबर ए सही आंसर लगता है। ठीक है, आई होप बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 44 समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। अभिकथन हमारा कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई थी। ठीक है, कारण कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में विभाजन का मूल कारण भारत पाक युद्ध का मुद्दा था। तो देखिए पार्टी जो टूटी थी वो 1964 में टूटी थी,
लेकिन भारत पाकिस्तान का एक युद्ध हुआ था 1945 में, फिर हुआ था भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था वो 1965 में हुआ था, लेकिन पार्टी तो पहले टूट चुकी थी, जो कि 1961 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तिब्बती मामले को लेकर, उसके बारे में। ठीक है, तो अभी कथन तो ठीक है, लेकिन कारण यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका, कि अवकथन तो सही है लेकिन कारण गलत है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 46, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किस नेता के द्वारा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी का गठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। आई होप समझ गए होंगे बच्चों इसका आंसर भी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 47, आज़ादी के बाद कुछ नेता अमेरिका के साथ विदेशी संबंध रखने के पक्षधर थे। इन नेताओं में कौन से नेता प्रमुख थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर बाबू जगजीवन राम? तो जहाँ तक बच्चों मुझे इसका सही आंसर लगता है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं श्योर नहीं हूँ इस आंसर को लेके, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बाबू जगजीवन राम। आपका क्या आंसर है, आपकी क्या राय है, वो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है, 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद चीन यात्रा पर जाने वाले विदेश मंत्री का नाम क्या था? ठीक है, लालकृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी या फिर चौधरी चरण सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी उनका नाम था। ठीक है बच्चों, दोस्तों सेक्शन सी हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया है। ठीक है, और सेक्शन सी में कुल जो है हमें 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं 12 में से। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए एक कार्टून दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, तो इस कार्टून में हमें ये बताना है कि यह कार्टून आखिर दर्शाता क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विनम्रतापूर्वक भूमिका, रियासतों में लोगों और शासकों के बीच का संबंध, सरदार पटेल के द्वारा एकीकरण के मुद्दे को हल करने के लिए दृष्टिकोण, और डी है बी और सी दोनों। तो इस कार्टून को जब आप चैप्टर फर्स्ट में देखेंगे तो इसमें ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, बी और सी ये दोनों ही चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आता है फिर से अगेन, क्वेश्चन नंबर 50 है, चित्र वाला ही है। ठीक है, इस चित्र में हमें ये बताना है कि कार्टून में दिखाई दे रहे दाएं हाथ पर, यानी कि इस चित्र के माध्यम से दायां हाथ ये हो जाएगा। ठीक है, तो दायां हाथ किस संस्था का प्रतीक है? तो आपको दिख रहा है कि यूएन, यानी कि यूएनओ का मतलब कि संयुक्त राष्ट्र संघ का यह प्रतीक है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए आगे है। अब यहाँ पे एक फ़ोटो फिर से दी गई है, एक तीसरा चित्र है। इस चित्र में हमसे ये पूछा जा रहा है कि उपरोक्त चित्र में दाईं ओर दिख रहे भारतीय नेता कौन है? यानी कि दाईं ओर, दाईं मतलब इस साइड, ये जो है वो भारतीय नेता कौन है? तो ये सभी को पता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में क्या दे रखा है, गमाल अब्दुल नासिर और सुकर्णो, ये तो भारत की है ही नहीं, तो ऑप्शन में ही भारत का कोई नेता नहीं बता रखा है, यानी कि सिर्फ एक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अब यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है। अब इस गद्यांश के आधार पर ही प्रश्न पूछे गए हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 52 है, दूसरा विश्व युद्ध किन दो राष्ट्रों के मध्य लड़ा गया था? ऐसे कौन से दो राष्ट्र थे जिनके मध्य दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, मित्र राष्ट्र और दूरी राष्ट्र। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन नंबर 53 है, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति का क्या परिणाम रहा? विश्व एक ध्रुवीय बन गया, विश्व दो ध्रुवीय बन गया, विश्व बहुध्रुवीय बन गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको भी पता है कि शीत युद्ध की जो शुरुआत थी वो कब हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात ही। ठीक है, तो जब शीत युद्ध था तो वो कितने ध्रुव में बटा हुआ था? 2 ध्रुव में। तो विश्व जो था वो 2 ध्रुव में बट गया था, एक अमेरिकी गुट, एक सोवियत संघ वाला गुट। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 54 है, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1939 में, अंत हुआ था 1945 में। ऑप्शन सी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है,
निम्नलिखित में से किस देश ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराए थे? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है, किसने गिराए थे? अमेरिका ने। ठीक है, अब देखिए एक संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित यहाँ पे गद्यांश लिया गया है। अब इसी से संबंधित प्रश्न आगे पूछे जाएंगे, इसे पढ़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस संस्था के हस्तक्षेप से 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध का अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था 1965 में, तब यूएनओ ने हस्तक्षेप करके इसका अंत किया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 57, 1965 भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो देखिए सबसे पहले क्या था कि गुजरात के कच्छ का रण की जो सीमा है, ठीक है, वहाँ पे पाकिस्तानी सेना जो थी, पाकिस्तानी जो सेना थी सॉरी, वो वहाँ पे घुस आई थी, तो उसने वहाँ पर हमला किया। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी के नेतृत्व में जो जवाबी कार्रवाई थी वो पंजाबी सीमा से की गई थी, पंजाब की सीमा से। ठीक है, तो इसका मुझे जहाँ तक लगता है कि देखिए इसके बीज तो पड़े थे कहाँ से? गुजरात सीमा से, लेकिन जो शुरुआत हुई वो हुई थी पंजाबी सीमा से। तो मैं इसका जो जहाँ तक मुझे लगता है कि भारत पाक युद्ध की शुरुआत कहाँ से हुई, तो मेरे हिसाब से इसका जो सही आंसर होगा वो बी ही होगा, क्योंकि बीज उसके यहीं पर पड़े थे, तो शुरुआत भी यहीं से हुई होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 58, 1965 की लड़ाई के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? बहुत ही आसान प्रश्न, लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला 59 क्वेश्चन नंबर, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 59 है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? 1965, 66, 67 या 68? तो इसका सही आंसर है 1966। अगला क्वेश्चन नंबर 60, 1965 की लड़ाई से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रभावित हुआ? आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर ऐतिहासिक? तो आपको भी पता है कि 1967-68 में भारत में अकाल पड़ा था, जो कि 1965 की लड़ाई भी इसका एक कारण रही थी। तो अकाल यानी कि आर्थिक, तो 1965 की लड़ाई से भारत का जो आर्थिक क्षेत्र था वह प्रभावित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से बच्चों हमारा आज का ये लाइव सेशन, आज की वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। एंड मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, लाइव सेशन अच्छा लगा हो, आपको समझ में आ गया हो, तो इस लाइव सेशन को, इस वीडियो को अपने सभी क्लासमेट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर कर दीजिए। और जाते जाते एक चीज़ और बता के जाइएगा कि आपने कितने आंसर सही किए हैं। मैंने 2 से 3 प्रश्न हैं जिनको मैंने बोला कि मतलब इनमें कन्फ्यूज़न है, तो मैंने उससे बोल दिया कि बच्चों इनमें कन्फ्यूज़न हो सकती है, अपने टीचर से कंफर्म कर लीजिएगा। उनके अलावा जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं उनमें से आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, यानी कि आपके कितने नंबर आ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। अगले आपका जो MCQ का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है, हिंदी का होने वाला है, तो हिंदी के MCQ क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए अपने प्री बोर्ड एग्जाम की। जय हिंद, वंदे मातरम।